Welcome students, KSIS Academy welcomes you all. So let students come online and join fast. Yes students, come online please. Yes Bikram, good afternoon. Bikram is here. Amit Singh is here. Amrinder is here. I can see students, yes. Amrinder. For a change, Priyanka Jha is also here. राकेश, ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिवर है, नदी। इसको हम लोग सीरीज में, श्रृंखला में डिस्कशन करेंगे। पहला जो श्रृंखला है उसको हम लोग रिवर 1 बोलते हैं। रिवर 1 में पहला जो कॉन्सेप्ट होगा, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो एक छोटे बच्चे भी समझ जाए, एक स्कूल लेवल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। फिर उसके हम लोग दूसरे सीरीज में चलेंगे, वो रिवर 1 ही कहलाएगा, लेकिन ये एडवांस लेवल होगा। एडवांस लेवल में हम लोग जो रिवर 1 का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उसके आधार पे कंक्लूजन निकालेंगे, निष्कर्ष देखेंगे और नदी के 3 चरण को, है ना, देयर 3 पार्ट्स ऑफ अ रिवर, उस नदी के चरण को देखेंगे। फिर हम लोग एडवांस सेक्शन सेट बी में चलेंगे। यहाँ पे कुछ स्थल आकृतियाँ, दे आर सर्टेन लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर, उसको हम लोग देखेंगे। और फिर इसको बाद हम लोग रिवर सेकंड पार्ट पे चलेंगे, सेकंड स्टेज ऑफ रिवर। और यहाँ पे हम लोग नदी तंत्र यानी रिवर सिस्टम करेंगे, हर एक नदी को निकालेंगे। और रिवर पार्ट 2 में जो भी हम लोग नदी तंत्र करेंगे, चाहे गंगा हो, चाहे कावेरी हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे इंडस या सिंधु हो, उसको हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आधार पे ही उसको पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ISPT, IS मेंस, BPSC PT, BPSC मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके अलावा मेंस के मद्देनजर, इफ वी लुक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस, बहुत सारा टॉपिक है, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, कृषि और सहवर्ती क्षेत्र, जिसमें हम लोग मत्स्य पालन, फिशरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके यहाँ एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर, बांध, डैम, रूरल डेवलपमेंट जैसा टॉपिक, फिर आपका एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेटिक चेंज, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, ऐसे मेंस के टॉपिक में ये रिवर का कॉन्सेप्ट परोक्ष रूप में, इनडायरेक्टली इट हेल्प्स यू। और ये कॉन्सेप्ट को आप यदि आंसर में कोरिलेट करेंगे तो डेफिनेटली ये आपका आंसर जो है एक बेटर तरीके से निकल के आएगा। 64वां BPSC मेंस के जो बच्चे हैं इस ग्रुप में नहीं हैं, लेकिन जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर सके, शायद एक कमी रह गई कि कॉन्सेप्ट्स को वो कोरिलेट नहीं कर पाए। तो इसीलिए आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, स्कूल गोइंग किड के लेवल से, और धीरे धीरे हम लोग एडवांस स्टेज में इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग स्लाइड्स का भी सहारा लेंगे, स्लाइड्स का भी मैप लेंगे, मदद लेंगे, जिसके कारण आपके यहाँ एक रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नदी की, रिवर्स की। तो नदी है क्या?
ये आपके भूतल पर, ये आपके पृष्ठ पर एक प्रवाहित जलधारा है, एक जलधारा है जिसकी एक प्रवाह है, और ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रभावित होकर ये इस नदी में जल जो है वो प्रवाहित हो रही है। इन नदियों का स्रोत प्रायः कोई झील होता है या हिमनद होता है, झरना होता है या बारिश का पानी भी होता है, और ये अपने स्रोत से, अपने उद्गम स्थल से निकलकर ये प्रभावित होती हैं और अंत में जाके किसी सागर में या झील में ये गिरती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, देयर इज अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन upon which a river, a natural flowing water course, usually fresh water, it flows towards an ocean, towards a sea, towards a lake or another river. एक नदी दूसरे नदी में मिल भी जाती है, and this river has its origin either in a lake, हम लोग देखेंगे कौन सी नदी की उद्गम कहाँ है, either in a glacier, or we'll find rivers in India that are rain fed, बारिश के पानी से भी नदी बनती है। नदी को संस्कृत में हम लोग नदियाँ बोलते हैं, संस्कृत में इसको सरिता भी कहते हैं, लेकिन सरिता हम लोग मान के चले छोटी छोटी जलधारा या छोटी नदी को छोटी नदी से अलग करना है तो हम लोग सरिता शब्द का इस्तेमाल करेंगे। सो नदियां आपकी सदा नीरा होती हैं, जहां पे वर्ष भर पानी होता है, जल होता है, या कुछ नदियां बरसाती होती हैं, बारिश के पानी से ही उनमें जल का जमाव होता है और इसी कारण वो नदियां बहती हैं, प्रभावित होती हैं। तो रिवर्स कैन बी, और यू कैन से rivers can be divided into two types. One is perennial rivers. Perennial rivers are those rivers that flows throughout the year. And the second type is your seasonal rivers that are basically rain fed, जो बारिश के पानी से ही इसमें पानी जल का जमा होता है। हम लोग पहले भी बात कर चुके थे एनवायरनमेंट के क्लास में कि आपका जो ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, ये बहुत गतिशील है। योर अर्थ इज अ डायनेमिक प्लैनेट, क्योंकि इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है, चाहे पृष्ठ के ऊपर परिवर्तन हो या पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर परिवर्तन हो। और एक्सटर्नल चेंजेस, व्हेन वी टॉक अबाउट अर्थ एंड इट्स एक्सटर्नल चेंजेस, एक माध्यम से जिससे कि आपके पृथ्वी पे परिवर्तन होता है वो है नदी। कहने का मतलब है कि आपकी नदी जो है कुछ स्थल आकृतियां भी बनाती हैं। योर रिवर्स क्रिएट सम लैंड फॉर्म्स ऑल्सो। और दो महत्वपूर्ण प्रोसेस है, दो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके कारण नदी जो है स्थल आकृति बनाती है। देयर थ्रू टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है ना, विद द हेल्प ऑफ विच द रिवर्स क्रिएट सर्टेन टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो हम लोग पहले क्लास में मेजर लैंड फॉर्म्स देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग उस पर निष्कर्ष निकालेंगे एडवांस लेवल पे। सो इन योर रिवर वन, दो जो प्रक्रिया है जिससे आपके यहाँ स्थल आकृति का निर्माण होता है वो है
हिंदी में इसको हम लोग अपक्षय कहते हैं। दूसरा है आपका अपर्दन और तीसरा है निक्षेपण। So the important processes through which rivers create certain landforms on the surface of the earth are: one, that is weathering; two, that is erosion; and the third is deposition. Weathering या अपक्षय, इरोजन या अपर्दन, तीसरा डेपोजिशन या डिपॉजिट करना, जिसको कि हम लोग निक्षेप के नाम से जानते हैं। अब चलिए जरा हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले लें, आपका अपक्षय या वेदरिंग क्या होता है। हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि बहुत सारे शैल का, पत्थरों का निर्माण होता है, चाहे वो आग्नेय शैल हो, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो, या आपका कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स हो। ये जो चट्टान है, ये जो शैल हैं, ये टूट जाते हैं, ये टूटते हैं, चाहे तापमान के कारण या बारिश के कारण या वायु के कारण। तो इतने इनके चट्टानों में, पत्थरों में टूट फूट होता है। तो जब इस प्रोसेस को, जो पत्थरों के टूट फूट के प्रक्रिया को हम लोग अपक्षय कहते हैं, ये बेसिक लेवल है, इसको इतना ही समझिए। मीन्स वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अपर्दन या इरोजन भी इसी टाइप का प्रोसेस होता है। वो क्या होता है कि आपका चट्टान है और चट्टान में वायु के कारण कुछ छेद हो गया, बारिश के कारण कुछ छेद हो गया, मतलब उस चट्टान में, उस पत्थर में, पत्थर का दृश्य जो है बदलने लगता है वायु के कारण, चट्टान के कारण, क्योंकि उसका कुछ पदार्थ बाहर निकल जाता है। तो वायु से, जल से, हिम से जो आपके भूदृश्य पे, जो आपके लैंड सरफेस पे जो परिवर्तन होता है, कहने का मतलब उसमें से कुछ पदार्थ बाहर निकल आते हैं, उसको हम लोग इरोजन कहते हैं या अपर्दन कहते हैं। यदि इसको परिभाषित करें, अपर्दन का अर्थ हुआ, अपर्दन का परिभाषा हुआ, भूदृश्य पे, जो आप प्रॉपर्टी पे, जो आप पृथ्वी के ऊपर भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। सो erosion is the wearing away of landscape by different agents like water, wind and ice. ये हो गया आपका अपर्दन, ये हो गया इरोजन। लेकिन जो पदार्थ उस चट्टान से, उस पत्थर से, उस धरती से निकले हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान भी चले जाते हैं। वायु से या जल से, किसी न किसी घटक के द्वारा, किसी न किसी कारक के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ये स्थानांतरित होते हैं और दूसरे जगह जाके उसको जमा कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं निक्षेपण। मीन्स द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा, and eventually and ultimately and finally they are deposited somewhere. तो समअप करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि अपर्दन और निक्षेपण ये पृथ्वी के दो प्रक्रम हैं, दो प्रक्रिया हैं, जिसके कारण धरातल पर, आपके पृष्ठ पर, भूपृष्ठ पर विभिन्न तरीके के स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। मीन्स द प्रोसेस ऑफ इरोजन
and deposition. It creates different landforms on the surface of the earth. समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? यस और नो? चलिए अब लेट्स गो ऑन द स्लाइड्स, और स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं कि कैसे ये चेंज है। इसको देखिए, इस डायग्राम को देखिए और डायग्राम के इस भाग को देखिए। डायग्राम के इस भाग को आप लोग देखिए। ये नदी का उद्गम स्थल है, ये नदी का सोर्स है, चाहे वो हिमनद हो, और यहां से पानी एक धारा के रूप में, एक स्ट्रीम्स के रूप में चलती है। ऑब्वियसली ये पहाड़ के तंग घाटी, पहाड़ के तेज ढलान, स्टीप स्लोप ऑफ द माउंटेन्स, यहाँ पे ये जलधारा की जो शक्ति होगी, जो बल होगा, जो रफ्तार होगा, वो बहुत तेज होगा। तो यदि आप इस डायग्राम को देखिए, नदी का हम लोग 3 भाग देख रहे हैं। तो पहला भाग मान के चलिए, उदाहरण लेके चलिए कि हिमालय में आपका किसी भी नदी का उद्गम स्थल है, या हिमनद से तापमान के कारण पानी पिघल रहा है, और पानी पिघलने से नदी जो ये जल बन के ये नीचे उतर रही है। सो यू हैव अ सोर्स हियर, source of river in the form of glaciers. These glaciers melts and water starts coming down. But here the slope is very steep. यहाँ पे जो आप ढलान देख रहे हैं बहुत तेज है, बहुत तीव्र है। तो यहाँ पे पानी की जो रफ्तार होगी, पानी की जो शक्ति होगी, ये बहुत तेज होगी। याद रखिएगा कि यहाँ पे भी आपका अपर्दन क्रिया हो रहा है, यहाँ पे भी इरोजन हो रहा है। तो बड़े बड़े पत्थर यहाँ से तेज धारा लेके चलेगी। दूसरा जो कोर्स होता है नदी का, वो आपका समतल मैदान, यानी मान के चलिए सपोज हम लोग गंगा नदी विस्तार में पढ़ेंगे, तो हरिद्वार से नीचे गंगा नदी उतरी और ये उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, पश्चिम बंगाल। तो ये जो जगह देख रहे हैं, ये दूसरा स्टेज, ये समतल मैदान पे आ गया। तो यहाँ का ढलान जो है मंद है। उत्तर प्रदेश का जो ढलान है, हिमालय के ढलान से आप देखेंगे वो मंद होगा। तो यहाँ नदी की रफ्तार, नदी की शक्ति, नदी का बल, द पावर ऑफ द रिवर टू कैरी बिग बोल्डर्स, इट डिक्रीजेस। और जैसे जैसे नदी की रफ्तार कम होती है, निक्षेप होते रहता है, और अल्टीमेटली ये आपका डेल्टा है। मान लीजिए गंगा नदी का उदाहरण, तो ये आपका जो है डेल्टा है। यहाँ पे नदी जो है महासागर में, अरब सागर में ये मिल जा रही है, प्रवाहित हो रही है। तो कहने का मतलब है कि आप नदी को 3 भाग में बांट सकते हैं। जहाँ से उद्गम स्थल है, ये देखिए, ये पहाड़ का उद्गम स्थल है, ओरिजिन है, और इसको हम लोग कहते हैं युवा अवस्था, यूथ स्टेज ऑफ रिवर। फिर यहाँ से ये नीचे उतर के आती है समतल मैदान में। ये सेकंड स्टेज में देखिए, ये सेकंड स्टेज में यहाँ पे ये समतल मैदान में, ये प्लेन्स में है ना, फ्लैट प्लेन्स पे आती है, और यहाँ पे नदी का हम लोग कहते हैं, ये दूसरा स्टेज है जिसको हम लोग मैच्योर स्टेज कहते हैं, प्रौढ़ अवस्था या परिपक्व अवस्था कहते हैं। और तीसरा, जब नदी धीरे धीरे समंदर में, महासागर में मिलने की तैयारी करती है, इसकी तेजी और कम हो जाती है, इसकी रफ्तार, स्पीड, वेलोसिटी सब कुछ कम हो जाता है, और ये अपना निक्षेपण कार्य बहुत जोरों से चालू कर देता है। ये तीसरे स्टेज को, नदी के तीसरे स्टेज को हम लोग कहते हैं ओल्ड स्टेज या वृद्धा अवस्था। तो एक बार फिर देखिए, ये जो है नदी का उद्गम स्थल है, ये पहाड़ है, ये नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पे युवा अवस्था में रहती है नदी, और जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं, ये जो देख रहे हैं
आप ये हरा हरा भाग, ये जो है नदी का मैच्योर स्टेज है, परिपक्व अवस्था है। और अंत में नदी जो है महासागर से मिलती है, जो अपने जिसको आप मुहाना कहते हैं, इंग्लिश में माउथ कहते हैं। यहाँ पे नदी का तीसरा चरण होता है, उसको हम लोग कहते हैं ओल्ड स्टेज, यानी कि वृद्धा अवस्था। अब एक कॉन्सेप्ट और देख कर लीजिए, इसको देखिए। ये है पत्थर, ये है पत्थर, ये चट्टान, और ये जो चट्टान है बड़ा सा, ये छोटे छोटे टुकड़े में हो रहा है। इसी को कहते हैं हम लोग अपक्षय, इसी को कहते हैं हम लोग वेदरिंग। ये देखिए, अब ये बड़े पत्थर छोटे छोटे पत्थर में आ गए, छोटे छोटे टुकड़े में आ गए, दे आर इनटू स्मॉल पीसेस। तो ये तो हो गया वेदरिंग प्रोसेस के कारण, ये तो हो गया अपक्षय। अब ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं, वायु से, पवन से, जल से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो उसको कहते हैं, इस स्टेज को देखिए, जब ये पत्थर जो है टूट गया, और जब टूट के ये निकलता है यहाँ से, जब पत्थर को यहाँ से टूट गया और टूट के जब यहाँ से ये निकलता है, इसको कहते हैं हम लोग अपर्दन, इसको कहते हैं हम लोग इरोजन। और यही पत्थर जब अद्धर यहाँ से निकल गया और दूसरी जगह जब ये जमा होता है, इसको कहते हैं हम लोग डिपॉजिट। अब देखिए, इसको देखिए, ये पत्थर है, एक बड़ा सा पत्थर था, लेकिन ये नीचे तक था, ऐसे तक था, ये नीचे नीचे तक था। आज वर्तमान में ये पत्थर चट्टान ऐसा दिख रहा है, लेकिन शुरू में यहाँ तक था, शुरू में ये यहाँ तक था। लेकिन अपर्दन के कारण, इरोजन के कारण, जो यहाँ से इसका जो है मटेरियल, यहाँ से इसका जो मैटर है, यहाँ से इसका जो पदार्थ है, वो निकल गया। और ये जो पदार्थ निकला वो कहीं जाके निक्षेप होता जरूरी है। तो अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि अब जो है आपका नदी का 3 स्टेज होता है। एक होता है युवा अवस्था, जब नदी जब नदी किसी स्रोत से, सोर्स से वो निकलती है। फिर होता है दूसरा चरण, जिसको कि आप मैच्योर स्टेज कहते हैं, परिपक्व स्टेज कहते हैं। और तीसरा चरण होता है जब नदी अपने अंतिम चरण में, लास्ट स्टेज में, किसी समुद्र, किसी महासागर में जाके मिल जाती है। और ये तीनों चरण में नदी जो है कुछ स्थल आकृतियों का निर्माण करता है। तो अब चलते हैं, यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स, ताकि हम लोग आगे चले। आर यू गेटिंग मी? समझ में आया? नो कमेंट्स? स्टूडेंट समझ में आया कॉन्सेप्ट? अभी तक जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखे हैं, अभी तक जो हम लोग डिस्कशन किए हैं, उसके आधार पे एक हमारा निष्कर्ष निकलता है कि नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप, है ना। जब नदी चल रही है, जब वो पर्वत पे है, जब वो आपके हिमालय पहाड़ पे है उदाहरण के लिए, तो वहां उसकी गति तेज होगी, वेलोसिटी विल बी मोर। उसके रास्ते में जो फ्रिक्शन आएगा, घर्षण आएगा, उसको पार करते हुए नदी अपने तरीके से बड़े बड़े पत्थर को काटेगी और अपने साथ भी ले चलेगी। तो रनिंग वाटर इन द रिवर इट इरोड्स। पहला निष्कर्ष ये हमारा कि नदी के जल से दृश्य भूमि पर अपर्दन होता है।
ठीक है। अब इसी पे एक महत्वपूर्ण स्थल आकृति बनाती है नदी, और वह स्थल आकृति है जिसको कि हम लोग वाटरफॉल या जल प्रपात कहते हैं। अब इसको समझने का कोशिश कीजिए। पहाड़ से पानी गिर रही है और पहाड़ में बहुत तरीके के चट्टान है। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन इन द माउंटेन्स। और मान के चलिए, ये मान लीजिए कठोर चट्टान है और नीचे ये जो है मुलायम चट्टान है, और नदी अपरदन करती है, रिवर इरोड्स। तो यदि पानी ऊपर से चल रही है तो शुरू में आराम से नीचे उतरेगी, लेकिन धीरे धीरे जो नीचे का भाग है ये मुलायम पत्थर का बना हुआ है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सॉफ्ट स्टोन। तो सॉफ्ट स्टोन बनेगी तो इसको जल्दी से इसका अपरदन करेगी, जल्दी से यहां पे क्षय होगा। वेरी क्विकली इट विल बी इरोजन। तो पानी कैसे बहेगी? ऐसे आके अंदर होके बहेगी, और ऐसे होके अंदर होके बहने को हम लोग इस तरह के पानी को वाटरफॉल या जल प्रपात के नाम से जानते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक बार स्लाइड्स के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। अब आप स्लाइड्स पे चलें तो देखिए, ये आपका हिमालय पहाड़ पे ये नदी का मार्ग है। जो काला वाला भाग है, काला भाग, जो काला भाग है इस फिगर में देखिए, ये कठोर पत्थर का बना हुआ है, हार्ड रॉक्स। और जो पीला वाला भाग है वो सॉफ्ट रॉक यानी कि मुलायम पत्थर का बना है। आप सेकंड फिगर में जाइए। धीरे धीरे पानी कठोर पत्थर और नरम पत्थर दोनों पे बह रही है, लेकिन नरम पत्थर पे धीरे धीरे अपरदन हो रहा है, धीरे धीरे यहां पे इरोजन एक्टिविटी हो रहा है। तीसरा स्टेज पे चलिए। ये अपरदन होते होते जो है ये नरम जो पत्थर का इलाका है उसमें और ज्यादा क्षय हो जाता है। मेनी पार्टिकल्स आर इरोडेड अवे फ्रॉम द सॉफ्ट स्टोन। और पानी का प्रभाव पहले ऐसे था, अब पानी का प्रभाव ऐसे होने लगा। कहने का मतलब कि पहले ऐसे होना चाहिए था, लेकिन यहां पे सारा अपरदन हो गया तो पानी ऐसे करके गिरने लगी। और चौथे स्टेज में देखिए कि पानी और ज्यादा 90 डिग्री पे नीचे गिरना चालू हुई है। और यहीं पे एक स्टेज आपके पास ऐसा आएगा कि आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये कठोर पत्थर है, और ये वाला जो भाग है ये नरम पत्थर है, अंदर जा चुका। तो एक जल प्रपात का, एक वाटरफॉल का ये रूप ले लेती है। पहला स्टेज में ऐसा, दूसरे स्टेज में ऐसा, तीसरे स्टेज में ऐसा, और चौथे स्टेज में इस तरह से पानी जो है आपका वाटरफॉल या जल प्रपात का रूप ले लेती है। तो पहला जो स्थल आकृति जो आपकी नदी बनाती है उसको हम लोग वाटरफॉल या जल प्रपात कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? अब हम लोग ये देखिए कि अब जो है आपकी नदी इरोजन और डिपोजिशन दोनों काम कर रही है। आपकी नदी जो है अपरदन और निक्षेपण दोनों कार्य कर रही है। ऐसे स्थिति में नदी जब समतल मैदान में आती है, नदी जब समतल मैदान में आती है तो उसमें वेग रहता है, उसमें वेलोसिटी रहता है, लेकिन जो पहाड़ों पर वेग होता है उसकी तुलना में समतल मैदान में वेग कम होता है। वेग है, एनर्जी है,
शक्ति है, यदि वेग है, शक्ति है, एनर्जी है, तो अपर्दन इरोजन होगा। और यदि शक्ति कम है, वेलोसिटी कम हो जाती है, जल प्रवाह की वेग कम हो जाती है, तो पहाड़ों की तरह ये बड़े बड़े पत्थर को अपने साथ नहीं ले जाएगी। तो ऐसे स्थिति में ये लोग बड़े बड़े पत्थरों को अपने शक्ति के अनुसार वहीं छोड़ देगी समतल मैदानों पे, और इसको आप निक्षेपण कहते हैं, इसको आप डेपोजिशन कहते हैं। याद रखिएगा, नदी समतल मैदानों में अपर्दन भी करती है और निक्षेपण भी करती है, लेकिन शक्ति के अनुसार अपर्दन क्रिया कम होती है और निक्षेपण प्रक्रिया ज्यादा होती है। बट it is very clear that when the river enters its second stage, that is in a mature stage, when it enters the plain, in that case the energy of the river or the speed of the flowing water decreases. Since the speed decreases, you will have erosion, you will have deposition. But since the speed is also there, you cannot say that the speed is zero, so erosion will also take place. तो इरोजन और डेपोजिशन, अपर्दन और निक्षेपण प्रक्रिया नदी के दूसरे चरण में भी चलती है। और यहीं पे नदी जो है एक और स्थल आकृति का निर्माण करती है। इन द प्लेन्स द रिवर क्रिएट्स अनदर लैंडफॉर्म्स, और उसको हम लोग मियांडर या विसर्प कहते हैं। इसको हम लोग मियांडर या विसर्प कहते हैं। इसको देखिए, जब नदी अपने दूसरे चरण में, जब नदी अपने समतल मैदान में पहुंचती है, तो ये नदी जो है, ये पीला पीला भाग जो देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पे इसकी शक्ति जो है कम हो जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत शक्ति रहती है। मान लीजिए नदी आपकी यहाँ पे है, तो थोड़ी सी जो शक्ति है इसे ये अपने साथ रास्ता ही बनाती है, और ये नदी अपना अपर्दन क्रिया के कारण जो है एक रास्ता बनाते चले जा रही है। और देखिए ये एक सर्प की तरह लगेगा, दिस विल लुक लाइक अ स्नेक, और इसी को हम लोग मियांडर कहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पे, कि आप ये नदी देख रहे हैं, या अपर्दन क्रिया के कारण, इरोजन के कारण ये पानी अपने लिए रास्ता बना रही है, लेकिन साथ साथ आप देख रहे हैं ये पूरा हरा हरा भाग, कि चूंकि इसकी शक्ति कम हुई है तो यहाँ पे निक्षेपण भी हो रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट्स भी हो रहा है, और इसीलिए ये आपका समतल मैदान है। इसका निक्षेपण कार्यक्रम चलते रहता है। तो ये देखिए, इस फिगर में देखिए, ये नदी है और इसका अपर्दन क्रिया चल रहा है और ये रास्ता बना रही है। एक ये सांप की तरह, एक ये विसर्प की तरह लग रही है। लेकिन यहाँ देखिए, इन दोनों के बीच में जगह ज़्यादा है, यहाँ पे जगह ज़्यादा है। इस फिगर में देखिए, यहाँ पे निक्षेपण ज़्यादा हो रहा है तो बीच का रास्ता कम हो गया, और इसको देखिए यहाँ पे पूरी तरह निक्षेपण हो गया, तो यहाँ पे एक अलग स्थल आकृति बन गई। इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सबो लेक, इसको कहते हैं हम लोग गोखुर झील, इसको कहते हैं हम लोग चापाकार झील, इसको कहते हैं हम लोग छाड़न झील। छाड़न झील, इसको हम लोग गोखुर झील कहते हैं, इसको हम लोग छाड़न झील कहते हैं, इसको हम लोग चापाकार झील कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, समझ में आया? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? टेल मी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड?
देखिए पहाड़ों में, माउंटेन्स में ये वाटरफॉल बना रही है, लेकिन जब ये समतल मैदान में आती है, जब समतल मैदान में आती है तो यहां पर ये विसर्प की तरह, चूंकि शक्ति कम है, अपर्दन से रास्ता बना रही है, तो आपको नदी एक सांप की तरह लगेगी। लेकिन इस सांप में आप देखेंगे घोड़े के चाप की तरह एक ये गोखुर झील का भी निर्माण कर रही है। क्वेश्चन, ये पॉइंट समझ में आया स्टूडेंट्स? ये पॉइंट समझ में आया स्टूडेंट्स? ये पॉइंट समझ में आया? ओके। अब देखिए तीसरा, जो स्थल आकृति नदी बनाती है अपने परिपक्व, अपने सेकंड स्टेज में, अपने मैच्योर स्टेज में, जब ये समतल मैदान में जाती है तो वो बनाती है फ्लड प्लेन, वो बनाती है बाढ़कृत मैदान। इसको हम लोग फ्लड प्लेन भी कहते हैं, इसको हम लोग बाढ़कृत मैदान कहते हैं। अब आप देखे हैं इस फिगर में, मियांडर वाले फिगर में, कि नदी एक मार्ग से गुजर रही है, दोनों तरफ इसकी एक सीमा है। कभी कभी नदी जो है ये सीमा को पार करके बाएं दाएं पार्श्व तरीके से इधर फैल जाती है, मीन्स लैटरली इट एक्सपैंड्स, अपने सीमा को पार करके इधर उधर फैलने लगती है। और जब इधर उधर फैलने लगती है तो वहां भी अपने साथ महीन मिट्टी या कुछ और पदार्थ जो है वहां जमा कर देती है। इस तरह से कुछ महीन मिट्टी या पदार्थ को जमा करना, इसको हम लोग अवसाद कहते हैं। दिस डिपॉजिट्स आर नोन एज सेडिमेंट्स। और इन अवसादों के कारण, इन सेडिमेंट्स के कारण जो धीरे 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 हजार लाखों करोड़ों वर्षों में यह अवसाद जमा होते चला जाता है, सेडिमेंट्स जमा हो जाता है, और आपके पास समतल, आपके पास उपजाऊ, आपके पास बाढ़कृत मैदान की निर्माण होती है। आपके पास फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन का निर्माण होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स? द थर्ड लैंड फॉर्म्स, जो तीसरी स्थल आकृति जो बनती है, जो तीसरी स्थल आकृति बनती है, उसको हम लोग बाढ़कृत मैदान कहते हैं। इसको देखिए, इस फिगर को देखिए। यदि पार्श्व सीमा बात करें नदी की तो ये दोनों है ना, दीज आर द लैटरल बाउंड्रीज ऑफ द रिवर। ये हम लोग फ्लड प्लेन बात कर रहे हैं, ये हम लोग समतल मैदान की बात कर रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होती है कि नदी जो है अपने इस दो किनारों को, ये जो किनारा है यहां से उठ के यहां चले जाती है, ऐसे ऐसे। अब पटना में भी देखेंगे, यहां पे भी इसकी पानी यहां तक चले जाती है। जब पानी इस नीले भाग से भूरे भाग पे, इन ब्राउन पार्ट्स जब यहां जाती है तो अपने साथ निक्षेप भी ले जाती है, अपने साथ डिपॉजिट्स भी ले जाती है। और यही डिपॉजिट्स को हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं, इसी निक्षेप को हम लोग अवसाद कहते हैं। और समय के साथ ये जगह जो है आपको कुछ ऐसा बन जाता है। ये देखिए नदी, और बीच बीच में निक्षेप है, बीच बीच में निक्षेप है, तो इस तरह से यहाँ पे सेडिमेंट्स अवसाद जमा होता है, और इसको हम लोग फ्लड प्लेन्स कहते हैं। इसको हम लोग फ्लड प्लेन्स कहते हैं। एक और फिगर देखिए, आप देखेंगे कि नदी के किनारे इस तरह से प्राकृतिक ऊंचा ऊंचा बांध होता है। इसको हम लोग लेवी या तटबंध कहते हैं। इसको हम लोग लेवी या तटबंध कहते हैं। राइट? तो स्टूडेंट्स अब बताइए आपको इसमें क्या क्या
अभी तक क्या क्या समझ में आया, क्या क्या समझ में नहीं आया, क्या क्या समझ में आया, क्या क्या समझ में नहीं आया। यदि एनी कमेंट्स प्लीज, आप लोग कोई कमेंट नहीं दे रहे हैं, क्लास फिर हम लोग का डिले हो जाएगा, है ना। इफ यू हैव अंडरस्टूड आई विल गो अहेड। ओके, अर्चना सेज शी हैज अंडरस्टूड, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई एम टेकिंग दैट दे हैव आल्सो अंडरस्टूड। सबसे ऊंचाई में पहाड़ है, फिर समतल मैदान है, और इस समतल मैदान में जैसे 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 ऐसे ऐसे नदी बहेगी इसकी शक्ति कम होती है। नदी की शक्ति जितनी कम होगी वो अपना निक्षेप जो है वहीं छोड़ते चला जाएगा। नदी के तीसरा अवस्था में जिसको कि हम लोग वृद्ध अवस्था कहते हैं, जिसको कि हम लोग ओल्ड स्टेज कहते हैं, नदी की शक्ति बहुत कम हो जाती है। पहले दूसरे चरण में क्या देखे थे कि नदी के पास इरोजन पावर होता है, नदी के पास अपर्दन शक्ति होती है, राइट। लेकिन तीसरे स्टेज में उसकी अपर्दन शक्ति बहुत हद तक खत्म हो जाती है, उसकी इरोजनल एक्टिविटीज खत्म हो जाती है। यदि आपके पास शक्ति रहेगा तो आप क्या करेंगे? आपके रास्ते में पत्थर होगा, आप उस पत्थर को हटा देंगे। यदि आपके पास शक्ति नहीं होगा तो रास्ते में यदि पत्थर है तो पत्थर से आप दूसरे दिशा में घूम जाएंगे। तीसरे चरण में नदी के साथ वही हाल होती है, उसके पास शक्ति नहीं रहती है, देयर इज नो मोर एनर्जी, वाटर स्पीड इज वेरी स्लो। तो कहीं भी कोई रुकावट ऑब्स्टेकल आ गया तो दूसरी शाखा बनना चालू हो जाती है। और नदी की इसी तरह शाखा बनना को हम लोग ये छोटे छोटे पानियों की जो शाखा बनती है, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रीम्स कहते हैं, है ना, जिसको कि हिंदी में सरिता कहते हैं, इस तरह से अलग अलग शाखा बनना जो है उसको हम लोग हिंदी में डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, हिंदी में वितरिका कहते हैं। तो नदी की वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी तीसरे स्टेज में बनती है। शक्ति खत्म हो जाएगी तो अपने साथ अवसाद को अवसाद को सेडिमेंट्स को ले जाने की शक्ति नहीं रहेगी, तो वहीं वो छोड़ते रहेगी, वहीं सब वो छोड़ते रहेगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स होता है, बहुत ज़्यादा निक्षेपण होता है, लेकिन बहुत फर्टाइल एरिया होता है, बहुत ही उपजाऊ इलाका होता है। और यहाँ पे हम लोग नदी का, चूंकि अब नदी की शक्ति कम हो गई, अब शक्ति नहीं आगे बढ़ने का, तो नदी के लास्ट स्टेज को हम लोग माउथ बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मुहाना। तो हर एक शाखा का मुहाना आ जाता है। लेकिन वो मुहाना है क्या? निक्षेपों का समूह है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट्स। और यही कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट्स को आप देखेंगे पंख तरीके का बनता है, क्योंकि शाखा हर एक डायरेक्शन में आती है, उसी को हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। यदि मेरी बात ये समझ में आई तो चलिए हम लोग आपको एक बार फिर फिगर से हम लोग चलते हैं, फिगर से हम लोग इसको एक बार देखते हैं। देखिए, ये है आपका मुख्य नदी, ये है आपका मुख्य नदी, ये है आपका मेन रिवर। अब इसके पास यहां पे एक रुकावट आ गया, देयर इज अ ऑब्स्टेकल हियर, तो यहां पे एक शाखा बन गई। यहां पे एक ऑब्स्टेकल आ गया तो यहां पे एक शाखा बन गई। उसी तरह देखिए मुख्य नदी से कितनी कितनी शाखाएं बन रही हैं। नदी अपना मार्ग खुद अब तय नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये वृद्ध अवस्था में है। तो ऐसे स्थिति में छोटी छोटी शाखाएं, यू विल हैव स्मॉल ब्रांचेस, और यही स्मॉल ब्रांचेस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं या हिंदी में वितरिका कहते हैं। इसको हिंदी में वितरिका कहते हैं और इंग्लिश में ये डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। ये देखिए, ये है एक्चुअल जल वितरिका का फोटो, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटरी का फोटो। अब
अब देखिए ये सब छोटे छोटे जो व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं ये जल वितरिका है, और ये जल वितरिका जो है यहाँ पे अपना ये देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये अपना निक्षेप यहाँ पे छोड़ी हुई है, अपना ये डिपॉजिट्स छोड़ी हुई है, और इसी को आप डेल्टा कहते हैं, इसी को आप डेल्टा कहते हैं। तो ये देखिए छोटी छोटी नदियाँ, छोटी छोटी शाखाएं, यहाँ पे निक्षेप, ये गंगा का डेल्टा है, और ये देखिए आपके बंगाल की खाड़ी में जाके इसकी पानी का विसर्जन हो रहा है। सो द लास्ट स्टेज ऑफ द रिवर इज योर डेल्टा। कहने का मतलब है कि नदी जो है आपके पृथ्वी ग्रह पे, नदी जो है आपके पृथ्वी ग्रह पे, नदी आपके पृथ्वी ग्रह पे बहुत सारी स्थल आकृतियों का निर्माण करती है। हम लोग यदि पहाड़ पे देखें तो जलप्रपात, वाटरफॉल्स, यदि समतल मैदान पे देखें तो वहाँ मियांडर, विसर्प, वहाँ पे आपका फ्लड प्लेन, और यदि वृद्धावस्था में देखें तो यहाँ पे आपका वितरिका का निर्माण होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी का निर्माण होता है, और अंत में डेल्टा बना के नदी अपने मुहाने पर पहुँच जाती है। द रिवर एंटर्स इट्स माउथ स्टेज, और यहीं पे निक्षेप जो है, चूँकि नदी के पास सक्ची नहीं रहती है, वो सारा निक्षेप डिपॉजिट्स वहीं छोड़ देते हैं, और इसी डिपॉजिट्स को हम लोग डेल्टा के नाम से, चूँकि ये पंख के आकार का रहता है, इसको हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? कितने बच्चे समझ में आया? ये था आपका रिवर 1 बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स। यदि 100% समझ में आया तब हम लोग सेकेंड स्टेज पे जा सकेंगे, राइट? मीन्स हम लोग अभी ब्रेक पे चलते हैं, और ब्रेक के बाद हम लोग रिवर 1 एडवांस्ड सेट ए करेंगे, और एडवांस सेट ए क्या है? कंक्लूजन। सो लेट्स स्टूडेंट गो फॉर द ब्रेक एंड वील मीट इन अनदर 5 minutes.